यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब लोहार की है, जिसका नाम माधव था। माधव के पास पैसों की कमी तो थी, पर दिल का बेहद अमीर था। वह अपने काम के प्रति निष्ठावान और मेहनती था और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। जिंदगी ने उसे कई चुनौतियां दी, लेकिन उसमें आगे बढ़ने का जज्बा कम न हुआ। गर्मियों का मौसम आ गया था, पर वह अपने काम से इतना प्रेम करता था कि वह कितनी भी गर्मी हो, वह काम करता था। वह अपने एक टूटी फूटी सी झोपड़ी के बाहर दुकान लगाकर धौंकनी और लोहे को गर्म करने की भट्ठी के पास काम करता था। पार्वती, देखो भट्ठी में आग ठीक से नहीं सुलग रही। जरा और सूखी लकड़ी या कोयला मिला दो तो आंच तेज हो जाएगी। हाँ जी, अभी लाई। आज सुबह गांव से लकड़ी लाने में देर हो गई। कोयले की कमी पड़ रही थी, इसलिए लकड़ी काट कर लाई हूँ। अरे कोई बात नहीं, आज तुम्हारे हाथ की रोटी मिल जाए बस वही बहुत है। भट्ठी में तो मैं और कोयला डाल लूंगा, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। आराम करूंगी तो काम कौन करेगा जी? घर में बहुत काम है, तो बच्चों का नाश्ता भी बनाना है, उनके स्कूल का समय भी हो रहा है। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम भी थोड़ा ध्यान रखा करो। इतनी गर्मी में दोपहर में धूप में काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं। भट्ठी की आंच फिर से तेज होती है। माधव हथौड़े से चमकता गरम लोहा पीटता है और पार्वती झोंपड़ी के भीतर जाती है। माधव का एक बेटी और एक बेटा गोविंद लगभग 6 साल का और बेटी रम्या लगभग 10 साल की थी। गोविंद थोड़े शर्मीले स्वभाव का था, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार था और रम्या बातूनी और चंचल थी। माँ, आज स्कूल जाने का मन नहीं है, बहुत गर्मी है और मेरे जूते भी फट गए हैं। मास्टर जी डांटते हैं। गोविंद, तुम रोज यही बहाना करते हो। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या तुम्हें भी पिताजी तरह लोहा पीटना है? दीदी, लोहार बनने में क्या बुरा है? पिताजी मेहनत करते हैं और सबके लिए औजार और खेती के सामान बनाते हैं। मैं भी उनकी मदद कर सकता हूँ। हाँ, बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, बड़ी बड़ी मशीनें बनाना चाहते हो। चाहता तो हूँ, पर पैसा कहाँ से आएगा? पिताजी के पास खुद उतना पैसा नहीं है कि मेरी फीस भर सके। वह दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं कुछ पैसे मिलते हैं। दोनों को बहस करते हुए देख पार्वती दोनों को समझाती है। तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, पढ़ाई जरूरी है ताकि आगे चलकर अच्छे मौके मिले। गोविंद बेटा, तुम्हारी फीस के बारे में तुम मत सोचो। तुम्हारे पिताजी मेहनत कर रहे हैं, वो तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी कोई काम करूंगी, तब हम सबके पास खूब पैसा होगा, फिर हम लोग सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। जरूर होगा मेरी बेटी, बस तुम और तुम्हारा भाई मन लगाकर पढ़ो और हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। दोनों बच्चे फटाफट तैयार होने लगते हैं। पार्वती उन्हें रोटी और नमक के साथ अचार थमा देती है। उनके चेहरे पर भविष्य के सपनों की हल्की सी चमक थी, लेकिन गरीबी का दबाव भी साफ दिखाई दे रहा था। माधव अपनी दुकान पर सुबह से काम शुरू कर दिया था। उसका दोस्त रणजीत, जो पास की लोहार की दुकान पर काम करता है, कभी कभी उससे मिलने आता था। क्यों भाई माधव, आज बड़ा तेज काम चल रहा है, सुबह से हथौड़ा उठा रखा है। अरे रणजीत भाई, क्या बताऊं, 2 हल्के फाल बनाने हैं। एक खेतीहर ने ऑर्डर दिया है, उसका सीजन आने वाला है। अगर मैं समय पर काम करके नहीं दूंगा तो वह बेचारा काम कैसे करेगा? समझ सकता हूँ यार, मैंने सुना है तुम्हारे पास अस्पताल का कोई खर्च भी पड़ा है। हाँ भाई, तुम तो जानते हो कि मेरी माँ की तबीयत पिछले महीने खराब हुई थी। सरकारी अस्पताल में दवाओं में भी काफी खर्च हो गया था, फिर भी मेरी माँ की जान बच नहीं पाई। माँ की दवा में कर्ज भी हो गया है, अब कर्जा भी चुकाना है। साहूकार से कर्जा लिया था, तुम तो जानते ही हो साहूकार का चरित्र, वह 2 गुना 3 गुना ब्याज लेता है। हाँ भाई, तुम चिंता न करो, सब धीरे धीरे संभल जाएगा, बस तुम काम में लगे रहो। मेरे पास कोई बड़ा ऑर्डर आया तो मैं भी तुम्हारे साथ बांट लूंगा। धन्यवाद भाई, बस यही उम्मीद है कि मेहनत से ही सब कुछ बेहतर होगा, वरना तो जिंदगी ने हर मोड़ पर मोहताज कर दिया है। रणजीत अपने काम पर वापस लौट जाता है। माधव फिर से भट्ठी में धौंकनी फूंकता है और गरम लोहे को पकड़कर पीटने लगता है। दोपहर का सूर्य सिर पर था, गर्मी तेज हो गई थी। तभी दुकान पर एक मोटे पेट वाला, महंगे कपड़े पहने हुए आदमी आता है, जिसका नाम रघुनंदन साहू था, जो गांव का साहूकार था। उसके चेहरे पर धन दौलत का घमंड साफ झलकता था। अरे माधव, तुम मेरा कर्ज कब चुकाओगे? बहुत दिन हो गया। साहूकार जी,
मैं कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उसी में खर्च हो गया, लेकिन मैंने काम नहीं छोड़ा है। जैसे जैसे कमाई होगी आपका कर्ज उतार दूंगा। मुझे भी पता है कि तुम जैसे गरीब लोहारों से पैसा वसूला नहीं तो ये उधार कभी वापस नहीं मिलेगा। देखो, मैं ब्याज बढ़ाने वाला हूँ। अगर तुम समय पर न दे पाए तो तुम्हारी झोपड़ी और दुकान दोनों पर कब्जा कर लूंगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। देख लो माधव, मैं सिर्फ 1 महीने का समय दे रहा हूँ। उसके बाद 1 रुपया भी बाकी हुआ तो तुम्हें पता तो है ना मेरा चाबुक कैसे चलता है। जी साहूकार जी, धन्यवाद, मैं कोशिश करूँगा। साहूकार वहाँ से चला जाता है। माधव के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। तपती दोपहर में उसके माथे का पसीना और भी बढ़ गया था, केवल गर्मी से नहीं बल्कि कर्ज और ब्याज की तपिश से। फिर अगले दिन पार्वती माधव से बोली, क्या हुआ जी, कल साहूकार आया था, वह आपसे क्या बोला है? हाँ आया था, ब्याज बढ़ा रहा है, कहता है कि 1 महीने में सारा कर्ज चुका दो, नहीं तो दुकान और झोपड़ी छीन लूंगा। हे भगवान, फिर हम कहाँ जाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे? तुम घबराओ मत, कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा। कुछ औजार बनाया हूँ, उन्हें बेचने पर थोड़ा पैसा आएगा। 2-4 दिन में शहर जाऊंगा, शायद वहाँ कोई ठीक ठाक ऑर्डर मिल जाए। तभी गोविंद अपने पिता की मजबूरी को देखते हुए बोला, पिताजी क्या मैं भी कुछ काम करूं? स्कूल के बाद मैं आपकी दुकान में आकर कुछ मदद करना चाहता हूं। नहीं, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। अगर तुम अभी से दुकान में लग जाओगे तो मेरा सपना टूट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। पिताजी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं तो अब बड़ी होने लगी हूँ, अब मैं काम करने लायक हो गई हूँ। नहीं बेटी, तुम भी अच्छे से पढ़ाई करो और जो टाइम मिलता है तुम अपने माँ के काम में हाथ बटाओ। ठीक है, तुम लोग अपना अपना काम करो, हम मिलकर इस मुसीबत से निकल जाएंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। अगली सुबह माधव रोज की तरह अपने काम में जुट जाता है। गर्मी इतनी थी कि मानो जान ही चली जाए। तभी अचानक मोहनलाल, जो कि एक खेती उपकरण बेचने वाला व्यापारी था, वह दुकान पर आता है। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि शायद माधव उसकी मदद कर सके। माधव, मैंने सुना है कि तुम खेती बाड़ी का औजार अच्छे बनाते हो और उन्हें खूब मजबूत तरीके से गढ़ते हो। हाँ मालिक, सालों से यही काम कर रहा हूँ। आप क्या बनवाना चाहते हैं? मैंने नया ठेका लिया है, एक बड़ी कंपनी को खेती के औजार सप्लाई करने का सौदा किया है। उन्हें अच्छे किस्म के फल और सब्जी तोड़ने काटने के उपकरण, छोटे छोटे खुरपे, दतारी, छुरी और हल के छोटे छोटे हिस्से चाहिए। सुना है तुम्हारे काम में सफाई और मजबूती होती है। अगर तुम इस ऑर्डर को पूरा कर सको तो मुझे अगले महीने तक ढेर सारे औजार बनवा कर सप्लाई करनी है। मैं कोशिश करूँगा मालिक, पर यह बताइए कितना बड़ा ऑर्डर है? काफी बड़ा है, लगभग 500 औजार। तुम्हें किसी सहायक की जरूरत पड़ेगी, वक्त भी कम है। अगर कर पाओ तो मैं अच्छा मुनाफा दिला दूंगा। यह बात सुनकर माधव बहुत खुश हुआ। मैं जरूर करूँगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। साहूकार का कर्ज है, बच्चों की पढ़ाई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दिन रात एक करके भी काम पूरा कर दूंगा। बहुत बढ़िया, तुम जैसे मेहनती लोहार ही हमारे भारत की शान है। मगर तुम अपना दाम बता देना और तुम कल से काम शुरू कर देना और मैं 1 महीने में आऊँगा। मेरा सामान तैयार रखना। जी, मैं आपका औजार तैयार करके रखूंगा और शुक्रिया इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। इतनी बात कहकर मोहनलाल दुकान से चला जाता है। माधव के चेहरे पर आशा की किरण उभर आती है। वह सोचता है कि यदि यह ऑर्डर पूरा हो गया तो साहूकार का कर्ज उतारने में आसानी होगी। लेकिन 500 औजार बनाना आसान काम नहीं था। उसके पास साधन सीमित थी और समय कम। वह दूसरे लोहार के पास जाने का निर्णय करता है। चूंकि काम बड़ा था, माधव अकेला पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वह दूसरे लोहार के पास जाता है इस काम में साझेदार बनाने के लिए। हालांकि उतने पैसे उसके पास नहीं कि दूसरे लोहार को भरपूर मजदूरी दे सके, पर बिना सहयोगी के यह काम भी नहीं हो सकता था। भाई, मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 500 औजार बनाने हैं, अकेले नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम 10-15 दिन के लिए मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें मेहनताना दे सकूंगा। हालांकि पैसे उतने नहीं दे पाऊंगा, पर आगे चलते ये काम हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 औजार, वो भी सिर्फ 1 महीने में, बहुत मेहनत है। वैसे इस हफ्ते मेरा अपना काम कम है तो मैं मदद कर सकता हूँ, पर तुम मजदूरी कैसे दोगे? काम खत्म होते ही मोहनलाल मुझे पूरा भुगतान करेंगे। उनका भरोसा है समय पर काम हो जाएगा तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। मैं उसी में से तुम्हारा भुगतान कर दूंगा। कुछ एडवांस मेरे पास नहीं है,
रणजीत लोहार इतनी बात सुनकर सोच में पड़ गया। क्योंकि तुम ईमानदार आदमी हो और तुम्हारे काम से मैं भी परिचित हूँ। चलो ठीक है, कल से टाइम से आ जाऊंगा तुम्हारी दुकान पर। धन्यवाद भाई, तुमसे यही उम्मीद थी। माधव को एक सहायक मिल जाता है। वह खुशी खुशी अपनी दुकान लौटता है, सोचता है कि अब काम समय पर निपट जाएगा। साथ ही मन में यह भी चल रहा था कि कहीं पैसे मिलने में कोई धोखा न हो जाए, लेकिन उम्मीद से बड़ा कोई सहारा नहीं था। अगले दिन से काम शुरू होता है। रामनिवास समय से आकर काम पर लग जाता है। वह हथौड़ा से लोहा पीटता है। गर्मी इतनी थी कि बार बार प्यास लग रही थी। ऊपर से चूल्हा के तपती आंच से दोनों का बुरा हाल था। उफ, इतना काम हमने कभी नहीं किया, दिन में भी और रात में भी। हाँ भाई, बस कुछ दिन की बात है। यह ऑर्डर हमारे लिए वरदान जैसा है। अगर सफल हुआ तो तुम्हें भी अच्छा मेहनताना मिलेगा। इतने औजार, सबकी माप अलग अलग, सफाई भी चाहिए, बहुत बारीकी से काम करना पड़ रहा है। हाँ, मैं भी समझता हूँ। चलो एक साथ लगे, कोई लापरवाही मत करना, वरना ग्राहक नाराज हो जाएगा और हमारा मेहनत भी खराब हो सकती है। ठीक कहा तुमने, मुझे भी अपना परिवार पालना है। अगर ये काम सफल हुआ तो हम सभी का भला होगा। हथौड़ों की आवाज से ऐसा प्रतीत होता कि मानो लोहे के साथ साथ वे अपनी उम्मीदों और सपनों को भी गढ़ रहे हों। कुछ दिन के बाद साहूकार रघुनंदन उधर से गुजरता है और देखता है कि माधव की दुकान पर काफी रौनक है। 2 लोग काम कर रहे हैं। उसके मन में एक शंका जन्म लेती है कि कहीं माधव जल्दी ही कर्ज उतार न दे तो उसका ब्याज का धंधा कम हो जाएगा। अरे माधव, ये इतनी भीड़ काहे इकट्ठी कर रखे हो? कोई नया धंधा तो शुरू नहीं कर दिया? नहीं साहूकार जी, वही पुराना धंधा है। बस एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है, इसलिए सहयोगी की मदद ले रहा हूँ। अच्छा, तो बड़ी कमाई होने वाली है। याद रखना, मेरा पैसे पहले याद रखना, ब्याज भी बढ़ गया है, भूलना मत। मुझे याद है साहूकार जी, काम पूरा होते ही आपका कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे पूरा पैसा चाहिए, वरना तुम्हें तो पता ही है मेरे पास कितने तरीके हैं पैसे वसूलने के लिए। जी मुझे सब पता है, मैं समय रहते ही आपका कर्ज चुका दूंगा। साहूकार इतना कहकर आगे बढ़ जाता है, पर जाते जाते उसकी नजर में एक अजीब सी क्रूर चमकती है। माधव एक पल के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन फिर वह अपने काम में जुट जाता है। शाम को बच्चों के चेहरे पर खुशी थी कि पिता को बड़ा ऑर्डर मिला है। पार्वती भी उम्मीद कर रही थी कि जल्दी ही घर के हालात सुधरेंगे। इधर साहूकार को यह बात हजम नहीं होती है कि माधव को बड़ा काम मिला है। वह सोचता है, अगर माधव यह काम पूरा कर लेगा तो उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा और वह मेरा सारा कर्ज एक ही बार में चुका देगा। तब मैं उससे ब्याज नहीं कमा पाऊंगा। मुझे उस व्यापारी से बात करनी होगी। इतना सोचकर साहूकार ने उस व्यापारी से मिलने के लिए उसके पास जाता है। अरे मोहनलाल, मैंने सुना है कि तुम माधव को बड़ा ऑर्डर दिए हो। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा ऑर्डर पूरा कर पाएगा? वह बहुत महंगा काम करता है और वह काम में फिनिशिंग नहीं दे पाता है। उसका काम बहुत खराब है। लेकिन साहूकार जी, मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है। वह काम अब तक तो शुरू कर दिया होगा, ये बात उसके लिए ठीक नहीं है। अरे मोहनलाल, वह काम नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें रेडीमेड औजार दिलवा दूंगा, वो भी सस्ते में। और रही बात माधव की, तो तुम चिंता मत करो, मैं माधव के पास जाकर उसे काम के लिए मना कर दूंगा और मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वहाँ से औजार मंगा लेना। साहूकार मोहनलाल को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब साहूकार गांव में आता है तो वह माधव से कुछ नहीं बताता है। इधर माधव का परिवार काम को लेकर बहुत खुश थे। अजी, सुना है कि आजकल काम अच्छा चल रहा है। हाँ, हम दोनों मिलकर दिन रात लगे हुए हैं। बस ईश्वर करे सब समय पर हो जाए और बढ़िया क्वालिटी में बन जाए। पिताजी, अगर आपकी कमाई अच्छी हुई तो क्या आप मुझे नई चप्पल दिला देंगे? हाँ जरूर बेटा, चप्पल ही नहीं, तुम्हें एक बढ़िया बैग भी दिला दूंगा और तुम्हारी बहन को उसकी पसंद के रंग वाली चूड़ियाँ। बच्चों, भगवान करे तुम्हारे पिता का काम सफल हो जाए, तब हम भी दूसरों की तरह थोड़ा चैन से जी पाए। हाँ, इस बार जरूर होगा। मैंने जी जान लगा दी है, काम पूरा जरूर होगा। माधव दिन रात एक करके काम करता रहा।
कुछ ही दिनों में पूरा काम कर लेता है। डिलीवरी से ठीक एक दिन पहले काम लगभग पूरा हो चुका था। माधव और उसके साथी बड़े गर्व के साथ उन्हें देख रहे थे। कई दिन बीत जाने के बाद भी व्यापारी मोहनलाल सामान लेने नहीं आता है। सभी लोग यह देखकर चिंतित हुए। क्या हुआ जी? व्यापारी मोहनलाल अपना सामान लेने अभी क्यों नहीं आए? क्या बात है? आप जाकर पता क्यों नहीं करते? हाँ पार्वती, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कल जाकर देखता हूँ मोहनलाल जी अपना सामान क्यों नहीं ले जा रहे हैं। मेरी पूरी पूंजी इस औजार में लगा रखा है। अगर वह टाइम से अपना सामान नहीं ले गए तो हमें टाइम से पैसे भी नहीं मिल पाएगा। फिर हम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? हम तो रोड पर आ जाएंगे। माधव इतना कहकर व्यापारी मोहनलाल के पास जाता है। नमस्ते मालिक, आपका सारा औजार मैंने 2 दिन पहले ही तैयार कर दिया हूँ। आप लेने नहीं आए, क्या बात है? अरे माधव, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम औजार मत बनाना। मैं दूसरे जगह से रेडीमेड औजार के लिए ऑर्डर कर दिया है। कुछ ही दिनों में सैंपल आ जाएगा। अरे मालिक, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने तो बोल कर गए थे कि 1 महीने के अंदर औजार तैयार करके रखना, मगर आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी सारी पूंजी औजार में लगा दिया है। ऐसे में आप औजार नहीं लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप ऐसा मत कीजिए, आप सारा औजार ले लीजिए। अरे माधव, क्या तुम्हें गांव का साहूकार औजार बनाने के लिए तुम्हें मना नहीं किया था? मैंने उनसे बोला था कि माधव को औजार बनाने के लिए मना कर दीजिएगा। नहीं नहीं मोहनलाल जी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोले थे। भाई माधव, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो उसमें मेरी क्या गलती? तुम अपना देख लो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक, आप ऐसा मत कीजिए। आप हमारा औजार ले लो, नहीं तो मेरा पूरे परिवार का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। माधव, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है। मोहनलाल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। माधव निराश हो जाता है और वहाँ से घर चला आता है। घर आकर अपने पत्नी से सारी बात बताता है। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। अब हम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे और हमारा जीवन कैसे गुजर बसर होगा और हमारे बच्चों के सपनों का क्या होगा? हाँ पार्वती, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ। मुझे रामनिवास को भी उसकी मजदूरी देनी है, उसका भी परिवार है। अगर समय पर उसे पैसे नहीं दिया तो उसका भी बुरा हाल हो जाएगा। पूरा परिवार इस परेशानी से बहुत दुखी था। तभी माधव का बेटा गोविंद उत्सुकता से बोला, पिताजी, क्यों ना हम लोग मिलकर सारे औजार को बाजार में एक एक कर बेच दे, तो शायद कुछ सामान बिक जाए तो कुछ पैसा मिल जाएगा। अरे बेटा, तुम कह तो सही रहे हो, मगर औजार बहुत प्रकार का है। इतना सारा औजार कौन खरीदेगा? अजी, गोविंद सही कह रहा है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें एक बार प्रयास करनी होगी। प्रयास करने वालों का कभी हार नहीं होती है। अगले दिन से माधव का पूरा परिवार बाजार में औजार बेचने लगते हैं। धीरे धीरे उनका कई औजार बिक जाता है। औजार इतना अच्छी क्वालिटी का था कि सभी किसान को फावड़ा, हल, दतारी, खुरपी, छुरी और कई प्रकार का औजार पसंद आता है। बेचते बेचते पूरा दिन बीत जाता है। सभी परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं। इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। इसी तरह माधव का औजार पूरे गांव और शहर में प्रसिद्ध हो जाता है। कुछ दिन के बाद एक व्यापारी दिनेश माधव के पास आता है। अरे भाई माधव, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा और टिकाऊ औजार बनाते हो। क्या तुम मेरे लिए औजार बनाकर दे सकते हो? हाँ मालिक, मैं आपके लिए औजार बना सकता हूँ, मगर मुझे पैसा एडवांस में चाहिए, क्योंकि एक बार मैं फंस चुका हूँ। ठीक है, तुम्हारा औजार मशहूर हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवांस में कुछ पैसे देता हूँ और मुझे कुछ औजार दे दो। मैं तुम्हारा सामान का प्रचार प्रसार करने जा रहा हूँ, इससे मुझे भी बहुत फायदा होगा। ठीक है मालिक, आपका बहुत मेहरबानी है जो मेरे औजार आपको पसंद आए। ठीक है माधव, तुम अपना काम ईमानदारी से करो और मुझे हर महीने 1000 औजार बना कर देना, और तुम अपना काम बढ़ा दो और कारीगर रखो ताकि काम जल्दी जल्दी हो सके। इतना कहकर दिनेश व्यापारी माधव को 25,000 रुपए देता है और वहाँ से चला जाता है। माधव इतना पैसा देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन माधव साहूकार के पास जाता है। राम राम साहूकार जी। आ गए तुम माधव, क्या बात है? फिर चाहिए क्या कर्ज? ये लीजिए, आपका कर्ज और ब्याज सब चुकता कर रहा हूँ। इतनी जल्दी? मुझे तो लगा था तुम नहीं चुका पाओगे। भगवान की कृपा और मेहनत के दम पर मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला
और मैंने समय पर पूरा किया और पैसा कमा लिया। अच्छा ठीक है, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर याद रखना आगे कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। शायद अब हमें आपकी जरूरत न पड़े, पर फिर भी मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। धन्यवाद जो आपने मुझे उधार दिया था। साहूकार मन ही मन तिलमिला जाता है कि उसका ब्याज खाने का जरिया बंद हो गया। माधव वहाँ से निकल आता है। जेब में अब कुछ रुपए बचे थे जिससे वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता है। इसके बाद उसे कई बड़े ऑर्डर मिले और वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगा और माधव का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। एक समय की बात है, खानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अप्रैल के महीने में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। उसी खानपुर गांव में एक मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधिका और एक छोटा सा बेटा आर्यन था। मोहन के घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जी की खेती किया करता था और फसल तैयार हो जाने के बाद उन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। मोहन को पानी के लिए गांव के मुखिया जग्गू लाल पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि मोहन के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वह अपने खेतों की सिंचाई जग्गू लाल के कुआं के पानी से किया करता था। हालांकि इस बार गर्मी इतनी तेज हो गई थी कि सभी का जीना मुश्किल हो गया था। फिर भी मोहन अपने मेहनत से अपने परिवार का गुजारा करता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। गर्मी बहुत पड़ रही है, सभी लोग हरी सब्जियां खाओ, स्वस्थ रहो। अरे मोहन बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और आर्यन बेटा कैसा है? हाँ चाचा, मैं ठीक हूँ। घर में भी सब ठीक है और आर्यन भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए चाचा, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। बोलिए क्या बांध दूं आपके लिए? मोहन बेटा, मेरे लिए 1 किलो भिंडी, 1 किलो लौकी, 1 किलो खीरा दे दो। बहुत गर्मी है, लगता है कि जान ही चली जाएगी। इसी तरह हरा हरा ताजा खीरा खाऊंगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है चाचा, अभी बांध देता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। गर्मी बहुत ज्यादा है और बच्चों को बाहर मत निकलने देना। बाहर बहुत लू चल रही है। इस समय लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ठीक है चाचा, आप भी अपना ध्यान रखना और चाची को मेरा नमस्ते कहना। मोहन सतपाल चाचा को सब्जी दिया। फिर सतपाल चाचा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मोहन की सारी सब्जी खत्म हो गई। फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। राधिका, आज की सारी सब्जियां भी बिक गई। यह लो, यह पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले खाद ले आऊं। इससे हमारी सब्जियों की पैदावार और भी अच्छी होगी। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है आपका। जितनी अच्छी सब्जियां होगी उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। एक दिन मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर मुखिया जग्गू लाल आता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ मुखिया जी, और खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। इस समय लोगों को हरी सब्जी बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए सभी सब्जी जल्द खत्म हो जा रही है। मोहन की इतनी बात सुनकर जग्गू लाल को जलन हुई, क्योंकि जग्गू लाल के खेत में पैदावार तो ज्यादा होता था, मगर कोई भी उसके खेत की सब्जी कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि वह अपने सब्जी में इतना हानिकारक दवाई डालता था कि सभी की तबीयत खराब हो जाती थी। वह अपने मन में सोचता है, अगर इसे पानी नहीं दिया जाए तो इसकी सब्जी पानी के बिना जल जाएगी। फिर गांव में मेरी ही सब्जी बिकेगी, क्योंकि पूरा गांव में सिर्फ मेरा ही एक कुआं बचा है।
यह बात सोचकर जग्गू लाल ने मोहन से बोला, मैं यह कह रहा था मोहन कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ, पर इस साल मैं तुम्हें अब अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों मुखिया जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं मोहन, वह बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल कितनी गर्मी पड़ रही है। इस साल की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, और अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मुखिया जी? आप ऐसा मत कीजिए। भला मैं कहाँ से पानी लाऊंगा? इतने सालों से तो आपसे ही पानी ले रहा हूँ, और अगर आपने अब पानी देना बंद कर दिया तो बिना पानी के मेरे खेतों की सारी सब्जियाँ सूख जाएगी। मुखिया जी, आप ऐसा मत कीजिए। देखो मोहन, मैं भी मजबूर हूँ। इस अप्रैल के महीने में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर अभी तो पूरी गर्मी बाकी है। अप्रैल में ही गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना देख लो। मोहन इतनी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह उदास मन से अपने घर चला आया और सारी बात अपने पत्नी से बताया। ये क्या हो गया जी? ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत आ गई है? अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा जी? बिना पानी के तो हमारी सब्जियां सूख जाएगी। अब हमारी सब्जियां की सिंचाई कैसे होगी? हाँ राधिका, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो। सुनिए जी, आप चिंता मत करो। एक बार मैं जग्गू लाल जी से बात करूंगी, देखती हूँ तो शायद हमारी बात मान ले। मगर वह बहुत चतुर इंसान है, वह अपने फायदा के लिए ये सब कर रहा है। मैं जग्गू लाल जी से एक बार बात करके देखती हूँ। यह कहकर राधिका जग्गू लाल से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। प्रणाम मुखिया जी, मुझे मेरे पति जी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। हाँ राधिका, यह बात सच है कि मैंने मोहन को अपने कुएं का पानी देने के लिए मना कर दिया है, और इसकी वजह भी तुम्हें मोहन ने बता दिया होगा। पर मुखिया जी, आप यह तो सोचिए ना कि हम इतने सालों से आपके ही कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते आ रहे हैं। हमारे पास और कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ऐसे में हम पानी कहाँ से ले आएंगे और अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? और कोई अगल बगल कुआं भी नहीं है जिससे सिंचाई कर सके। देखो राधिका, मैंने तुम्हें पानी देने से कभी भी नहीं रोका, मगर इस बार भयंकर गर्मी पड़ने की वजह से मेरे कुएं का पानी सूखकर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता रहूंगा तो इस गर्मी में मुझे पानी की बहुत परेशानी होगी। राधिका जग्गू लाल को कुएं का पानी देने के लिए बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर जग्गू लाल नहीं मानता है, और फिर राधिका निराश होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ राधिका? मुखिया जी ने क्या कहा? अजी, मुखिया ने पानी देने से मना कर दिया। वह कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना हमारे खेत का क्या होगा? राधिका, हमारा सारा खेत तो सूख जाएगा। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। मोहन को तो आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते मोहन को एक विचार आता है। क्यों ना मैं एक कुआं खोदूं? अगर मेरा अपना कुआं रहेगा तो मैं अच्छा से खेती कर पाऊंगा और अपना जीवन गर्मी में भी अच्छा से गुजर हो पाएगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मजदूर से कुआं खुदवा सकूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं, अगर कुआं खोदने का काम मैं अकेले ही शुरू कर दूं तो ठीक रहेगा। जी, आपका बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अगर हम दोनों ही कुआं खोदेंगे तो इसमें हमें काफी दिन लग जाएंगे। हाँ राधिका, वह तो है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मजदूरों से कुआं खोदवा सके। आप ठीक कहते हैं जी, हम कल से कुआं खोदना चालू कर देंगे। चलो अभी आप आराम करो, तब तक कल का कल देखेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वह दोनों खेत की ओर फावड़ा लेकर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचते ही वह दोनों कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। 20 मिनट खुदाई करते ही दोनों की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि सूर्य देवता सीधे उनके सर पर थे और इतनी गर्मी हो रही थी कि मानो आग के सामने ही कुआं खोद रहे हों। अजी, सुनते हो, इस अप्रैल के महीने में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, बार बार प्यास लग रही है। हाँ राधिका, पर हमें धैर्य से काम लेना होगा। माना कि इस साल बहुत गर्मी है, लेकिन हमारे लिए यही एक रास्ता है।
इतना कहकर वह दोनों फिर से कड़कड़ाती धूप में काम पर लग जाते हैं। उन्हें कुआं खोदते खोदते 2 हफ्ते गुजर गए, मगर कुआं का खुदाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक दिन मोहन अपने खेत में जाता है, देखने की खेत का कैसा हाल है। वह खेत जा ही रहा था कि रास्ते में उसे गांव का एक किसान मिल जाता है। उसका नाम हरिलाल था। अरे भाई मोहन, तू इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा है? मौसम विभाग का चेतावनी नहीं सुने हो क्या? मौसम विभाग ने कहा है कि कोई भी गांव का आदमी दोपहर को घर से बाहर न निकले, नहीं तो लूह लग जाएगी, तो दस्त और उल्टी होने का संभावना हो जाएगी। बाहर इतनी गर्म लूह चल रही है और तू पता नहीं कहाँ जा रहा है। अरे हरीलाल भाई, क्या बताऊं, मैं 2 हफ्ते से कुआं खोद रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है खेत देखने को। और तो और मुखिया जग्गू लाल भी अब कुएं से पानी देने को मना कर दिया है। लगता है कि इस बार मेरी सारी मेहनत जल जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी फसल लगाई थी, पर लगता है कि पानी के बिना सब नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर मोहन अपने खेत में गया। वह खेत को देखकर बहुत निराश हो गया। फसल सूखने की कगार पर हो गई थी। इतनी गर्मी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह निराश होकर घर पर आया और घर में आकर अपनी पत्नी को देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे गर्मी का लूह लग गया था। उसका बेटा आर्यन उसे बेना डोला रहा था। राधिका, तुम्हें क्या हो गया है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी दवा लेकर आता हूँ। तुम आराम करो। और आर्यन बेटा, तुम अपने मम्मी को बिना डोलाते रहो, मैं अभी आता हूँ। अजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ठीक हो जाऊंगी। आप इतनी गर्मी में बाहर मत जाओ, बाहर तेज गर्म लू चल रही है। नहीं राधिका, मैं जा रहा हूँ, अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं जंगल के रास्ते जाऊंगा डॉक्टर को लाने। जंगल के रास्ते जाऊंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर मोहन डॉक्टर के पास जंगल के रास्ते जाने लगता है। धूप इतनी प्रचंड की थी कि मानो शरीर ही जल जाती। मोहन सुनसान रास्ते से जा रहा था। दोपहर का समय था, कहीं भी कोई इंसान और जानवर का नामो निशान नहीं था। तभी मोहन को एक वृद्ध साधु बेहोशी के हालत में जमीन पर पड़े हुए मिले। मोहन घबराकर साधु महाराज से बोलने का प्रयास किया। बाबा बाबा, क्या आप ठीक हो? पानी पानी, कोई मुझे पानी पीला दो, गला सूख गया है। मोहन साधु को पानी मांगते देख असमंजस में पड़ जाता है कि उधर उसकी पत्नी की हालत खराब है। अगर समय से डॉक्टर को नहीं ले गया तो उसकी पत्नी राधिका का इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। पर वह साधु बाबा को भी इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। वह तुरंत फैसला लिया कि साधु बाबा के लिए कहीं से पानी लेकर आए। वह साधु के बगल में पड़ा मटका उठाता है और जंगल में पानी की तलाश में निकल जाता है। पानी की तलाश में उसे काफी टाइम लग जाता है। पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है। तभी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब नजर आता है। वह वहां जाकर तुरंत पानी भर लेता है और साधु के पास जाता है। साधु के पास जाकर उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद साधु को पूरी तरह से होश आता है। धन्यवाद बेटा, यह तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो मेरी जान ही चली जाती। धन्यवाद की कोई बात नहीं है बाबा। एक इंसान के काम नहीं आया तो इंसानियत किस काम की? वैसे बाबा, आप इतनी गर्मी में इस जंगल में क्या करने आए थे? बेटा, मैं पहाड़ी इलाका के गुफा में तपस्या करता हूँ। इस बार बहुत गर्मी है तो पानी की तलाश में मैं इधर आया था। पानी की तलाश करते करते मुझे पानी नहीं मिला और गर्मी के कारण प्यास लगी थी। इसी कारण मैं यहाँ बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गया। ठीक है बाबा, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। बेटा, तुम इतना जल्दी में क्यों हो और तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? साधु बाबा के पूछने पर मोहन सारी बात बताता है कि कैसे जग्गू लाल अपने कुआं से पानी भरने से रोक दिया है और उसकी फसल सूख रही है और उसकी पत्नी की हालत खराब है। साधु इतनी बात सुनकर मोहन से बोले, बेटा, तुम तो परेशानी में हो,
फिर भी तुमने मेरे लिए कठिनाई उठाई। बेटा, ये घड़ा तुम अपने घर ले जाओ, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा। तुम इससे जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, और इसमें का पानी तुम अपने पत्नी को पिला देना, उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी, और तुम मजबूर इंसान की सहायता करना तुम्हारा भला होगा। मोहन घड़ा लेकर वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। घर आते आते शाम हो जाती है। घर जाकर देखता है कि उसका छोटा बेटा अपनी माँ को बेना डोला रहा था। यह देखकर मोहन का दिल पसीज जाता है। क्या हुआ जी? डॉक्टर साहब नहीं मिले क्या? फिर मोहन अपने पत्नी को सारी बात बताता है और घड़ा से पानी लेता है और राधिका को पानी पिला देता है। फिर अगले दिन राधिका बिल्कुल सही हो जाती है। राधिका और मोहन फिर से कुआं खोदने लगते हैं। तभी मुखिया जग्गू लाल वहाँ आता है और उन दोनों का मजाक उड़ाता है। अरे मोहन, तू क्यों इस फालतू के कुएं में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? इतनी गर्मी में इस कुएं से पानी थोड़ी ना आएगा। पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। मुखिया जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरी मेहनत रंग लाए तो मेरा हमेशा हमेशा के लिए पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। जग्गू लाल मोहन का बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोहन कुआं को पूरा खोद डालता है, मगर पानी का एक बूंद भी नहीं निकलता है। वह दोनों पति पत्नी यह देखकर निराश हो जाते हैं। अब क्या होगा जी? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस कुआं से पानी नहीं निकल रहा है। अब क्या होगा? हाँ राधिका, लगता है कि हमारे नसीब में पानी नहीं है। अब तो हमारी फसल भी सूख जाएगी। दोनों पसीने से लथपथ निराश होकर बैठे थे कि तभी मोहन को साधु की बताई हुई बात याद आ जाती है। अरे राधिका, मुझे साधु बाबा ने जो घड़ा दिए है, वह घड़ा हमारे बुरे वक्त में सहायता करेगा। वह घड़ा घर में से तुरंत लेकर आओ। मोहन की इतनी बात सुनकर राधिका तुरंत घर के अंदर गई और घड़ा को लेकर आई। फिर मोहन घड़े से बोलता है, हे घड़ा महाराज, हमारे कुएं में पानी भर दो। घड़े को इतना बोलते ही घड़े से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। पानी इतना निकलता है कि सारा कुआं पानी से लबालब भर जाता है। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। अरे राधिका, ये तो चमत्कार ही हो गया। हमारे कुएं में पानी भर गया। अब हम अपने खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन राधिका, मुझे लगता है इस खुशखबरी को हमें पूरे गांव में बांटना चाहिए, क्योंकि इस साल भारी गर्मी पड़ी है। लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है हमें लोगों को बताना चाहिए और उनकी पानी की जरूरत को पूरा करना चाहिए। हाँ, और अब इस गर्मी में हमें पानी की समस्या भी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मोहन अपने कुएं की बात पूरे गांव वालों को बताता है। सुनो सुनो मेरे प्यारे गाँववासियों, मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में इस बार बहुत पानी की समस्या हो गई है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कुएं का पानी सूख गया है। इस समस्या का समाधान मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने एक कुएं खोदा है और उसमें बहुत सारा पानी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप गाँववासी उस पानी का लाभ ले सके। अरे मोहन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफी दिन से पानी के लिए परेशान थे, लेकिन तुमने हमारे बारे में सोचा। तुम्हारा धन्यवाद। धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ती जा रही थी। गांव के सारे कुएं सूखते जा रहे थे। अब गांव में केवल एक ही कुआं था जिसमें पानी था। वह था मोहन का कुआं। वहीं दूसरी तरफ अब जग्गू लाल का कुआं बिल्कुल सूख चुका था। उसके कुएं में एक बूंद पानी नहीं बचा था, जिसकी वजह से जग्गू लाल बहुत परेशान हो गया था। तभी जग्गू लाल को कहीं से खबर लगती है कि मोहन का भी एक कुआं है और सारे गांव वाले वहीं से पानी भर रहे हैं। जग्गू लाल ये बात सुनकर मोहन के पास जाता है और मोहन के कुएं में इतना पानी देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वह मोहन से कहता है, मोहन, मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख गया है। मेरे कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। क्या तुम अपने कुएं का पानी दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? भला इसमें कोई पूछने वाली बात है? इतनी सालों तक आपने हमारी मदद की है और इस मुश्किल घड़ी में हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आप जितना चाहे उतना पानी ले जाओ। मोहन की यह बात सुनकर जग्गू लाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मोहन से माफी मांगता है। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इस मुश्किल घड़ी में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस धरती पर अच्छाइयाँ अभी जिंदा है।
कुछ दिन के बाद मोहन अपने खेत में खूब मेहनत करता है और सब्जी बेचता है और सभी गांव के लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल घड़ी में किसी न किसी की मदद करना चाहिए और अच्छे कर्म का अच्छा फल हमें हमेशा मिलता है।